Yeah. Moving on, understanding SI units. Any quantity that we measure or calculate consists of a value and a unit. In physics, we mostly use units from the SI system. SI का मतलब System International Units. These units are all defined with extreme care and for a good reason. In science and engineering, every measurement must be made on the same basis as well, so that the measurements obtained in different laboratories can be compared. And this is important for commercial reasons too. Suppose an engineering firm in Taiwan is asked to produce a small part of an engine of a car. उनको बनाने के लिए you have to have a lot of knowledge about distance, speed, time, acceleration, force, physicists जो होते हैं they are also in these companies. वो dimensions देंगे millimeter wise, ठीक है, उन सारी measurement की, ठीक है, इतना mass रखे engine का, इतना जोर पड़ेगा, इतनी force देगा, driving force देगा, and all of that stuff. तो ये आपके पास बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स हमने पहले वाले लेक्चर के अंदर ही पढ़ लिया था। यहाँ पे कौन से इस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं, एक आपको यूनिट पता होना चाहिए फोर्स का। ठीक है, हमने देखा था व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, और हमने वो निकाल लिया था। व्हाट आर द 7 बेस यूनिट्स? लेंथ, mass, time, current, temperature, amount, and luminous intensity. These are the 7 base unit. Base ये क्वांटिटीज है और ये बेस यूनिट्स है बेसिकली। ये यूनिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी है। क्वांटिटी लेंथ है, उस क्वांटिटी का यूनिट मीटर्स है। So 7 base quantities and units you should be knowing as well. तो ये आप मुझे एज एन असाइनमेंट भी करके देंगे। डिटरमिन द बेस यूनिट्स ऑफ प्रेशर, एनर्जी, डेंसिटी, और फिर आपने बेस यूनिट्स निकाल के ये भी निकालनी है। पहले किया हुआ है, दोबारा रिवाइज हो जाए क्योंकि काफी दिन हो गए। प्रीफिक्सेस याद है सारे? प्रीफिक्सेस वही ना, गीगा, मेगा, टेरा। कन्वर्जन भी आते हैं ना, मैट्रिक में किया होगा थोड़ा। जी किया हुआ। ठीक है, माइक्रो से मीटर, मीटर तो ये ग्राम टू केजी, सारा कुछ आई होप वो आप कर लोगे। ठीक है, वो जो पास पेपर्स किलो करेंगे तो उधर अगर कोई आ गया तो मैं भी कर दूंगा उधर। ठीक है, द पुल ऑफ ग्रेविटी. Now we need to consider some specific forces if we starting off with weight, such as weight और friction की पहले बात करते हैं। सबसे मजे की बात, दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से। आइजैक न्यूटन ने, जो ये जनाब न्यूटन थे, इनके सर पे सेब गिरा था, उन्होंने देखा कि ठीक है, दैट्स वेयर द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी केम। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं अर्थ पे, क्यों फॉल करते हैं? ग्रेविटी की वजह से गिरते हैं। सेब गिरा उनके सर पे, हम आज 3 लॉ ऑफ न्यूटन उनकी वजह से पढ़ रहे हैं। बिकॉज वेट इज इक्वल टू एम जी। उस एप्पल का एक मैथ था, लेकिन डायरेक्शन जो उस मैथ को दी है, उसका सारा मैथ पड़ा है कहाँ? ग्रेविटी की तरफ। A large rock has a greater weight than a small rock. क्यों? क्योंकि एक लार्ज रॉक का मास भी ज्यादा होगा। लेकिन मजे की बात ये है कि अगर आप उन दोनों रॉक्स को एक ही टाइम पे गिराएंगे, वो गिरेंगे एक ही स्पीड से, बिकॉज ऑफ द सेम एक्सेलरेशन। क्योंकि, और वो एक्सेलरेशन कितनी होगी हमने पढ़ी थी, 9.8 मीटर। It's a falling object. Common sense may suggest that the heavier the object will faster than the lighter one. बस फर्क ये होता है कि एक जल्दी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे पहुंच जाएगा और एक देर से कांस्टेंट एक्सेलरेशन पहुंच, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि जब दोनों 9.81 से ही गिर रहे होंगे। ये फर्क होता है सिर्फ। गलीलियो ने भी एक लार्ज कैनन बॉल और एक स्मॉल कैनन बॉल गिराया था लीनिंग टावर ऑफ पीसा से। वो जो इटली में एक टेढ़ा टावर है आपका बना हुआ, उधर से उसने एक कैनन गिराया था, एक छोटा और एक बड़ा कैनन। दोनों इवेंचुअली हैड द सेम एक्सेलरेशन रिलेटेड टू ग्रेविटी एज वेल। लेकिन अगर हम एक फेदर की बात करें, फेदर ड्रिफ्ट डाउन टू द फ्लोर, या एक स्टोन जल्दी क्यों गिर रहा है, हाँ वो हम मिसल कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस हैज अ लार्ज इफेक्ट ऑन द फॉलिंग फेदर एंड ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन द फॉलिंग स्टोन। उधर काम आ जाता है आपका सरफेस एरिया का थोड़ा बहुत। दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बट अगेन, अगर आपको कोई फ्री फॉल का ऑब्जेक्ट है, फ्री फॉल का मतलब होता है नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। फॉल का मतलब ये नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। हाँ, अब अगर बंदे ने पैराशूट खरीद लिया है तो फिर तो पैरा उसके ऊपर पड़ेगा, उसके ऊपर तो ऑपोजिट एक फोर्स पड़नी ही पड़नी है वंस ही इज ओपन दी पैराशूट। अच्छा, so that is also found by force is equal to ma, where the force is weight and is equal to mass and acceleration. तो वहां पे आपके पास जो फोर्स है वो वेट हो जाएगी, और नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस है,
और रिजल्टेंट फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि दी ओनली फोर्स एक्टिंग एट दैट टाइम कौन सी है? वेट, वेट और वेट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपसे कोई अर्थ की वो है 9.81, मून की क्या है? मून की सर वन, पता नहीं मुझे मून ठीक है, की। 1.7। वहाँ ठीक है। 1.6 लिखी हुई। ऑन द मून 1.6 है, खैर। ऑन द मून इट इज मच स्मॉलर। तो आपको ये भी हमने बताया था, काइनेमेटिक्स में हमने देखा था, डायनामिक्स में भी, न्यूटन्स के लॉ से भी, कि मास वुड बी द सेम ऑन बोथ द प्लेस, लेकिन जो वेट है, हाँ, वो ऑब्वियसली फर्क होगा। सो अगर आप दोनों को डिफाइन, हाउ वुड यू डिफाइन मास एंड वेट? एक एक मार्क की डेफिनेशन आती है। बिल्कुल क्वेश्चन का ना पार्ट नंबर ए नहीं होता, वो ये होते हैं। बताएं कैसे डिफाइन करेंगे मास को और कैसे डिफाइन करेंगे वेट को? मैथ्स डेफिनेशन सुनाओ। हाँ हाँ। हम्म। वेट तो द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और ठीक है। mass is the amount of matter. एग्जैक्टली यही सब। वाली, अमाउंट ऑफ मैटर कॉन्सेंट्रेटेड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट, सीधा है। अब इनमें से वेक्टर कौन सा है? वेट, बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन, और मास आपके पास स्केलर है विद नो डायरेक्शन। इफ योर मून बगी ब्रेक्स डाउन, इट विल बी नो इजी टू गेट इट मूविंग। अगर गाड़ी खराब हो जाती है, एक उंगली से आप गाड़ी खराब घर तक ले आओगे। यहाँ पे गाड़ी खराब हो, धक्का लगा के नहीं आ सकते, क्यों? एक ग्रेविटी है, उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। सो जो mass है, it does not vary from place to place, but weight is basically a force which is depending on the strength of gravity. तो mass और inertia कैसे related है? Can you tell me? mass और inertia में difference। हाँ, ये इनका ताल्लुक क्या आपस सर mass directly proportional है में? गुड है, inertia जितना mass। ज्यादा mass होगा, जाहिर सी बात है उतना ज्यादा inertia होगा। ठीक है, सिंपल सी। यहाँ पे आपको बताइए, ऑब्जर्वेशन अगर आए, एक्सपेरिमेंट आए, वो आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिगर 3.6 पे यू कैन सी a large tree trunk shown is being dragged from a forest and the elephant is providing the force. ऑब्वियसली अगर एलिफेंट ने पुल करना स्टॉप कर दिया, ट्री ट्रंक भी हिलना बंद हो जाए। क्यों? ये इधर से ब्रेक मारी, उधर ही ट्री ट्रंक ने ब्रेक मारी, बिकॉज द ओनली रेजिस्टेंस वाज गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम द एलिफेंट। आप एक बाइसिकल राइड कर रहे हैं, पैडल करना स्टॉप करोगे, बाइसिकल भी एक पॉइंट पे रुक जाएगी। फुटबॉल को kick करेंगे, बॉल रोल करेगी, एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज यू ओनली प्रोवाइडेड इनिशियल फोर्स टू ओवरकम द इनर्शिया। जब भी आपका इनर्शिया ओवरकम हो जाएगा, वो चीज अपनी जगह से हिल जाएगी। एक थ्रेशोल्ड होता है, हर चीज का एक थ्रेशोल्ड होगा। बॉल पड़ी, उसका एक थ्रेशोल्ड है। आपने किक ऐसी लगानी है कि उसके इनर्शिया के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करके यू ओवरकम दैट इनर्शिया। और ऐसी फोर्स जैसे उसको ओवरकम करेगी, इनर्शिया ओवरकम, बॉल हिलेगा। So, a moving object needs a force to keep it moving, and a moving object also needs a force to stop it as well. चलाने के लिए भी फोर्स, रोकने के लिए भी फोर्स। In example above, friction या air resistance की बात करें, they both make the object slow down and stop when there is no more force pushing or pulling it forwards. For example, चाहे पैडल हो जाए या ब्रेक मारे, आपने स्लो डाउन ही होना है। In 17th century, astronomers began to use telescopes to observe the night sky, and they saw that objects such as the planets could move freely through the space, anything provided. फिर गलीलियो उस वक्त conclusion पे आया कि that was the natural motion of objects. क्यों? वो provided होता था from the gravity of the planet. मून कैसे ऑर्बिट करता है? मून ऑर्बिट करते हैं ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। ठीक है, उसकी भी तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है। आपका A2 का जो पहला चैप्टर होता है, सर्कुलर मोशन, उसमें हम पहली चीज यही पढ़ाते हैं दैट ये सारे जो स्पेस में प्लैनेट्स हैं, तो ऑर्बिट करते हैं कैसे? कौन सी चीज है? कोई तो फोर्स होगी जो चला रही है, और वो फोर्स उस प्लैनेट की ग्रेविटी होती है, दैट प्रोवाइड्स अ centripetal force. So an object will stay at rest unless a force causes it to start moving, and a moving object will continue to move at a steady speed at a straight line until a force acts on it. The first and the second law of Newton. So objects move with a constant velocity unless a force acts on them. Being stationary is simple, where the velocity is zero. आजकल तो जैसे रोलर स्केट्स हो जाते हैं, उनमें आप देखते हैं बेरिंग्स आती है, लो फ्रिक्शन। या आइस स्केटिंग होती है, जहां पे फ्रिक्शन कम होती है, आप स्लिप होती है ज्यादा। तो ये सारी एग्जाम्पल है। Inertia, the tendency of a moving object to carry on its moving, sometimes known as inertia. बंदा तंग करे, इग्नोर मारो, आपका inertia है ना।
जब तक बंदा फुली तो आपको तंग ना करे कि अब रुक जा, तब होगा जब आपका inertia बिल्कुल रीच कर जाएगा. So an object with a large mass is difficult to stop moving. Think about catching a cricket ball compared with a tennis ball. Similarly, a stationary object with a large mass is also difficult to start moving. एक massive object की direction भी change करनी पड़े वो भी मुश्किल होगा due to inertia. तो वहीं पे आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ भी तो आया था which was an object will remain at rest or in a state of uniform motion unless acted on by a resultant force. या वो रेस्ट पे ही रहेगा, इधर भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, या वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जरूरी नहीं रुका हो, चल भी रहा हो, वहां भी रिजल्टेंट फोर्स है तो जीरो. वहीं से आपका न्यूटन सेकंड लॉ भी निकलता है कि जब आप फोर्स प्रोवाइड करेंगे यस दैट थिंग वुड इंक्रीज एज वेल. टॉप स्पीड, स्पीड इंक्रीज कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज. सबसे पहले तो स्पीड अगर आपने इंक्रीज करनी है यू हैव टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ही आपके पास क्या है. The vehicle shown in figure 3.7 is capable of speed such as 76 miles per hour, even greater than the speed of sound. लेकिन भाई इसको प्रोवाइड भी तो करनी है आप फोर्स को, इतनी एक्सेलरेशन करे, केपेबल है मैं मानता हूँ, वो जीसी गाड़ी होगी. You have to provide that amount of force as well to provide that amount of acceleration as well. To answer this, लेकिन but why can't they go any faster? Why can't a driver keep pressing on the accelerator pedal? Simply go faster and faster. क्यों एक गाड़ी की लिमिट होती है? इंजन, आपके इंजन कैपेसिटी, आपके हर इंजन का भी एक इनर्शिया की एक लिमिट होती होगी, तो वो आपकी रीच हो जाती है एक पॉइंट पर. ऐसा तो नहीं कि कोई भी गाड़ी वो चलती जाए कि आप एक्सेलरेटर दबाते रहो. इट डिपेंड्स ऑन योर इंटीरियर इंजन. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, हमने इसको डायनामिक्स के बीच में पढ़ा था कहीं पे. If an object has two or more forces acting on it, we have to consider whether or they are balanced. जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, वो तब होगी लेट्स से बंदा गिर रहा है कांस्टेंट स्पीड से. क्यों गिर रहा होगा? क्योंकि उसका वेट और जो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस पड़ी है वो दोनों आपस में इस वक्त इक्वल होंगे. जाहिर सी बात है इफ वेट इंक्रीजेस तो ये एक्सेलरेट करेगा. अगर गलती से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, ये भी अनबैलेंस्ड है, एक्सेलरेट नहीं करेगा. तो ये दोनों इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब तो अनबैलेंस्ड. बैलेंस का मतलब होगा when both of these magnitudes would actually be equal. So when a car travels, it encounters little air resistance. लेकिन जितना तेज आप हवा से लड़ोगे, हवा भी तो आपको धक्का देगी ना वापस. भाई बस कर, आप हवा में भी तो घुसे जा रहे हो, हवा में भी उतनी ही फिर आपको एयर रेजिस्टेंस देनी है. So remember, air resistance is not a balanced force. It's not always constant. It would also provide more resistance when your speed and acceleration increases as well. यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स जो आपको पड़ रही है ये बैलेंस फोर्सेस है, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड एक पॉइंट पे इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि रेजिस्टेंस फोर्स भी इंक्रीज हो रही है. दिस इज आल्सो अनबैलेंस्ड, दिस इज आल्सो अनबैलेंस्ड. फर्क क्या है कि यहाँ पे आपकी अनबैलेंस्ड है लेकिन देयर इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. यहाँ पे भी अनबैलेंस है बट हियर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि बैकवर्ड आपके पास फोर्स ज्यादा है, और वो आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन और एडिशन से यहाँ पे इजीली समझ आ गई. हाँ जी. Eventually, the backward force of air resistance equals the forward force provided between the tires and the road, and the forces on the car are balanced. It can go no faster. मतलब हम कहते हैं उसने अपनी टॉप स्पीड रीच कर ली. फ्री फॉल, जैसे हमने बताया, एक्सेलरेटिंग फ्रीली ओनली ऑन जी ड्यू टू हिज और हर वेग, और एक मैक्सिमम वेलोसिटी वो कब रीच करेंगे? जब वो फाइनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन रीच कर लेंगे, और उस वेलोसिटी को हम नाम देंगे 9.81 या फिर टर्मिनल वेलोसिटी. इस टर्मिनल वेलोसिटी की वक्त एक्सेलरेशन को पूछे कितनी है तो 9.81. फॉर एग्जांपल द स्काई डाइवर वाली हमने एग्जांपल की. The idea of a parachute is to greatly increase the air resistance, and the terminal velocity is reduced, and the parachutist can land safely as well. Now, explain me this graph. पहला हिस्सा, यहाँ क्या हुआ है और यहाँ क्या हुआ है, एक मुझे ब्रीफ से एक्सप्लेन करें इस पूरे ग्राफ. सर, जीरो से टू वन में क्या कहते हैं,
हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है ठीक है, आगे फोर्सेस का बताएं, एक्सेलरेशन का बताएं, और कैसे कैसे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रही है। ठीक है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? उसका ग्रेडियंट स्पीड वेलोसिटी वेलोसिटी तो वाई एक्सिस पे दी हुई है, भूल गए पिछला वाला, थोड़ा सा रिवाइज करना है। रिवाइज रिवाइज करूंगा आज। करना पड़ेगा, ये मसला है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें होती हैं, जो ग्रेडियंट ऑफ लाइन या स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताती है, और इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस बताता है। वेलोसिटी क्यों बताएगा हाँ, ग्रेडियंट, ऑलरेडी वाई एक्सिस पे है ना, ठीक है? तो अब आप एक्सेलरेशन, हाँ स्लोप जी। देख के बता दें, सिंपल एक्सेलरेशन को क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। स्लोप डिक्रीज नहीं कर रहा, जब स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट वो एकदम गिरी है वेलोसिटी, क्यों? देयर वाज अ सडन डिसेलेरेशन। फिर एक पॉइंट है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो गई है। क्यों जीरो हुई है मुझे कैसे पता है? इस लाइन का मतलब जीरो होता है एक्सेलरेशन। ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी वही है, टाइम 4 मिनट हो गया, वेलोसिटी वही है, 5 मिनट हो गए, वेलोसिटी वही है, 6 मिनट हो गए, वेलोसिटी वही है। समझ आई? जी। थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है, पिछले लेक्चर्स दोबारा करने हैं, ठीक है। मूविंग थ्रू फ्लूइड्स, एयर रेजिस्टेंस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ द रेजिस्टिव और विस्कस फोर्सेस। फ्लूइड के अंदर, हवा में तो देख लिया कि एयर रेजिस्टेंस होती है, एवर वंडर्ड कि फ्लूइड के अंदर क्या चीज होती है? अगर मैं पानी की बात करूं, उस फोर्स को क्या कहते हैं जो रेजिस्ट करती है? याद करें। जो आपको ज्यादा पसंद नहीं अपथ्रस्ट। था टॉपिक, आपने कहा था बिल्कुल पसंद नहीं है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट। when they move through a liquid or a gas, ठीक है। एक आपके पास होती है ड्रैग फोर्स, ठीक है। the deeper the water gets, more it resists your movement, harder you have to work to make progress। जितना डीप पानी में जाएंगे, अपथ्रस्ट फोर्स प्रेशर इंक्रीज करेगा, आपको और फोर्स लगानी पड़ती है। हवा में आपके पास वही एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस और वेट की होती है, पानी में आपका वेट ड्रैग फोर्स है और एयर रेजिस्टेंस अपथ्रस्ट है। बात तो वही हो जाती है। सो व्हेन यू आर मूविंग थ्रू एयर, दिस इज बिकॉज एयर इज मच लेस डेंस देन वाटर, और आपको इतनी फोर्स लगानी नहीं पड़ती है। हाउएवर इफ यू वांट टू मूव फास्टर, दे कैन बी इंपॉर्टेंट। आप रेसिंग साइकिलिस्ट को देखिए, वो कैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी में जाते हैं। स्ट्रीमलाइन मतलब बिल्कुल पतली सी। गाड़ियां आगे से जितनी स्ट्रीमलाइन होंगी उनकी स्पीड भी ज्यादा होती है। अब ट्रेन की स्पीड ज्यादा क्यों? नहीं, क्योंकि वो आगे डब्बा है। बुलेट ट्रेन आगे से स्ट्रीमलाइंड होती है क्योंकि उन्हें तेज जाना है। हमारी पाकिस्तानी ट्रेन ऐसी है क्योंकि वो इतना तेज नहीं जाती, डब्बा है, आगे से एयर रेजिस्टेंस पड़ेगी। यहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं पड़ सकती, काटती हुई जा रही है हवा को। तो शिप भी तो आगे से स्ट्रीमलाइन होते हैं कि जब शिप मूव कर रहा हो, सारी एयर रेजिस्टेंस को खत्म करें यहाँ पे। So here you can see वो अपनी ट्रेनिंग कैसे करा रहा है, मेकिंग यूज ऑफ एयर रेजिस्टेंस टू बिल्ड अप हिज मसल्स। जितनी ज्यादा उसको एयर रेजिस्टेंस मिलेगी, ही इज ओवर गोइंग टू ओवरकम दैट थ्रेशोल्ड टू मेक हिज मसल्स, जितनी ज्यादा वो फोर्स लगाएगा। ये आगे कुछ क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफाइंग फोर्सेस, ये अब आपका आज का नया चैप्टर था बेसिकली, जो हमने असल में करना था। आपका ये चैप्टर नंबर 5 का रहा था सिलेबस का, फोर्सेस। तो ये एक टेबल है, इसमें डिफरेंट फोर्सेस, इनको एक ब्रीफ ओवरव्यू करते हैं। Push or a pull. Already you can make an object accelerate by pushing and pulling it. Your force is shown by an arrow pushing it, the object, or pushing backward, pulling। ये तो आपको पता है क्या क्या सर threshold है। मैं ना क्या कहते हैं स्कूल चेंज करने लगा हूँ। क्यों?